नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आज हम क्लास में करेंगे। और आज का हमारा सेक्शन है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन। ये आपका भाग 3 है। इसमें आपके विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो भी आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन और एएलपी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड। इसके आगे जितने भी सीक्वेंस से हमारे टॉपिक आते जाएंगे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ब्रह्मांड से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे ने वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है यानी कि पदार्थ। इसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2001 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था, स्टेज फर्स्ट में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, जिसे हम सर्पिला, ये कैसी है? स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार, और स्पाइरल गैलेक्सी यह स्थित है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका नाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत आपका यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आरपीएफएसआई 11/1/2019 में और आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन हम लोग फटाफट से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख सकें। हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? हमारा ब्रह्मांड की बात करेंगे तो यह 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? अभी बताया आपको। और ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 19/1/2017 को भी पूछा गया था। और इनका संबंध है बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है। तो आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा है? यह सर्पिलाकार है। इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक आकाश में तारामंडल नहीं है। तो शर्मिष्ठा, सप्तऋषि और कालपुरुष, ये तीनों तारामंडल हैं। लुब्धक कोई तारामंडल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। इसी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021 स्टेज शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 में पूछा गया था। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मनुष्य जाति का अध्ययन यानी कि मानव शास्त्र का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एटिमोलॉजी, इसमें व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, व्युत्पत्ति शास्त्र का वर्णन किया जाता है। एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? इस आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अभी जस्ट बताया आपको, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका क्या नाम है? केपलर 452b। ये ऑप्शन करेक्ट है, केपलर 452b। और केपलर 452b, केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया है और वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन यानी कि पृथ्वी 2.0 के नाम से भी इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर कहा जाता है? इसका नाम है ओरियन। ओरियन को हंटर भी कहा जाता है। ये आपका आरआरबी जेई
30/8/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आप सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहेंगे और सभी प्रश्न आज की जितने भी ज्योग्राफी से पूछे गए थे हम लोग कंप्लीट करेंगे और लगातार इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें लगभग कम से कम आपके 5 से 6,000 प्रश्न इसमें करवाए जाएंगे। तो सभी साथी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है, ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें सीरियस तारामंडल है, ये इसी को बोलते हैं, सीरियस भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। तो सीरियस जो तारामंडल है इसका पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, 14 नंबर क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु की बात करेंगे, यह 2061 में दिखाई देगा। यह 76 वर्ष बाद, हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पहले और लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था? 1986 में। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था और प्लस 76 करेंगे तो यह लगभग 2061 में दिखाई देगा। हैली धूमकेतु, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी कि हंटर के नाम से भी जाना जाता है और अभी जस्ट बताया इसे कहते हैं ओरियन तारामंडल, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 को शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग तारामंडल, ये तारामंडल कहलाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन सभी कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे कहते हैं हम लोग तारामंडल, ठीक है। और तारों का एक ऐसा जिसको उसकी आकृति की अगर बात करेंगे तो आकृति से पहचाना जाता है और ये तारामंडल ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं और यह अपनी अलग आकृति से पहचाना जाता है। मिल्की वे क्या है? तो अभी बताया था मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है हमारी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 को ये पूछा गया था और बाद में फिर से 2019 में और 2021 में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 2024 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के जो नामकरण करती है इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, याद रखेंगे। IA इसे बोलते हैं IAO, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो अभी तक टोटल 88 तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। और जिसमें हाइड्रा की बात करेंगे तो तारामंडल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो वो है हाइड्रा। 21 नंबर प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः बात करेंगे तो यह हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी आपका एक प्रकार का तारा है, ये भी आप याद रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, डैश आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, यह रेगुलर्स नहीं है, बाकी स्पाइरल्स हैं, इरेगुलर्स हैं और एलिप्टिकल्स है। तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेट बियर नाम है एक, ग्रेट बियर की बात करेंगे तो यह किसका नाम है? ग्रेट बियर की बात करेंगे, यह एक गैलेक्सी यानी कि तारामंडल का नाम है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैलेक्सी यानी कि तारामंडल का नाम है ग्रेट बियर, आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है, इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। इसी को सप्तऋषि तारामंडल का नाम सभी ने सुना होगा, ग्रेट बियर नहीं सुना होगा, इसीलिए आपको बताया सप्तऋषि तारामंडल और ग्रेट बियर तारामंडल दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और यह उत्तरी गोलार्ध में आकाशगंगा में रात्रि में दिखता है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने में, श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं और इसी को ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हब्बल का नियम डैश से संबंधित है? तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमिकी से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा
प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है ये बताना है। तो याद रखेंगे हीलियम। हीलियम प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है इस ब्रह्मांड में। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था स्टेज फर्स्ट में। 26 नंबर प्रश्न है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन सा है? सबसे चमकीला तारा की बात करेंगे तो वो है आपका सीरीज ए। सीरीज ए सबसे चमकीला तारा है और इसी को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसी को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछ ले डॉग स्टार के नाम से कैसे जाना जाता है? सीरीज ए को। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो तारा तो होते हैं, ग्रह भी होते हैं, अंश एवं अवशेष। अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा नहीं कहेंगे। ग्रहिका एस्टेरॉइड भी टूटे हुए तारे के रूप में गिरते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 को पूछा गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, मतलब अलग को चुनना है। लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि। यहाँ पे लुब्धक सबसे अलग है, ये आपका सीरियस। लुब्धक को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियस, ठीक है, और ये सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और साइरस ए सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। तो अगर पूछ ले कभी कि सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस ए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो धूल के बादल को हम लोग कहते हैं नेबुला। इसी को बोलते हैं नेबुला, निहारिका। इंग्लिश हिंदी में बोलता है निहारिका। नेबुला यानी कि निहारिका इसी को कहा जाता है। और नेबुला अंतर तारकीय माध्यम से स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित हों। यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा की बात करेंगे तो यह मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 को पूछे गए प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो मिल्की वे के सबसे करीब आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगला प्रश्न है 32, जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या थी 4। इन्होंने 4 चंद्रमाओं की संख्या कितनी बताई थी? 4। कौन कौन सी थे? तो आप देख सकते हैं बृहस्पति के देखिए, और बृहस्पति के उपग्रह देख लीजिए, बहुत बार आपसे पूछ लेता है। बृहस्पति के उपग्रह हैं गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रहों में गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, ये बताना है। यह एक घुमावदार आकाशगंगा के रूप में दर्शाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध मेखला, इसी को मिल्की वे बोलते हैं। दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे, यह आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है और हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार या घुमावदार या कुंडली आकृति से दर्शाया है। आप देख सकते हैं इसे ऐसे करके ये आप देखे होंगे कई बार, ऐसे सर्पिलाकार अवस्था में या घुमावदार अवस्था में आपको दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 34, उत्तरी आकाशगंगा हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? अभी बताया था आपको कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, तो अभी बताया था आपको, ये है आपका उर्सा मेजर। उर्सा मेजर यानी कि इसी को ग्रेट बियर कहा जाता है और इसी को सप्तऋषि भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, सप्तऋषि भी इसी को कहा जाता है, उर्सा मेजर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ता है, उर्सा मेजर। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो यह है समुद्र। समुद्र कोई भी खगोलीय पिंड नहीं होता है। सूर्य, ग्रह और तारे ये सभी खगोलीय पिंड है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा गया। 36 नंबर प्रश्न, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो याद रखेंगे वो है तारा।
तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई 1/6/2019 को पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37, शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द डैश शब्द से आया है और जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनानी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कॉमेट शब्द यूनानी भाषा से आया है और जिसका तात्पर्य है लंबी पूंछ वाले तारे से है। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। सौर मंडल से पूछे गए प्रश्न। हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्ति हुई है? मुनक नहर, इंदिरा नहर, गांधी नहर, सरहिंद नहर या आगरा नहर? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर से उसको उसकी खोई हुई हरियाली को पुनः, मतलब उसको जो हरियाली खो गई थी उसको पुनः प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई और इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है और यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है और यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर। 39 नंबर प्रश्न है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? मान लीजिए कोई ग्रह है और ये मान लीजिए सूर्य है और ये कोई ग्रह है तो इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसे कक्षा कहते हैं। इसे कक्षा कहते हैं। उसकी मतलब सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं में वो घूमता है ग्रह। आरआरबी जेई में पूछा गया था। 40 नंबर प्रश्न है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसे सौर मंडल कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया होता है आपका सूर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो वो होते हैं ग्रह। सभी ग्रह आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 में शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो ये तो आपका गलत है। ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका 4.6 अरब वर्ष पुराना है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो ये एकदम सही है। सौर मंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट के ग्रह है, ये सही है, ठीक है। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, ये भी सही है। शुक्र ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं, ये भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए था। ए ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। सौर मंडल में बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं, ये भी सही। सौर मंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलत हुआ था, ये इसमें बता दिया है बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, लेकिन शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं अभी वर्तमान में हो गए हैं। देख लीजिएगा 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई, जिसमें शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही थे, याद रखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन सही थे। ये चीज आप सही कर लीजिएगा। और निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, ये भी आप जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? सौर मंडल का हिस्सा कौन सा नहीं है? सूर्य है और इसमें यूरोप भी है, चंद्रमा भी है, ध्रुव तारा सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे यूरोप नहीं होगा, यूरोपा होगा, सॉरी, यहाँ पे यूरोपा होगा, ध्यान दीजिएगा, यूरोपा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? इसका सामान्य आकार होता है अंडाकार। इनका सामान्य आकार ऐसे अंडाकार शेप में होता है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडाकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल यह प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ही ब्रह्मांड के जो मतलब ग्रहों के नियम दिए गए थे, कैप्लर्स लॉ। डी ऑप्शन करेक्ट है, कैप्लर ने ही, इन्होंने ही मतलब कैप्लर अलग है, कैप्लर ने ग्रहों के नियम दिए थे और हीलियोसेंट्रिक जो मॉडल है यह प्रस्तुत किया था निकोलस कॉपरनिकस ने। 46 नंबर प्रश्न, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा जो सौर मंडल है यह आपका आकाश गंगा के एक हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सौर मंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है, ठीक है।
और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम है और हमारा आकाशगंगा में ही हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, और साथियों कल की क्लास में हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 46 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा कि क्लास अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। कुछ भी जो भी आपके मन में हो जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई, सभी लोग साथी जितने भी हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इस क्लास की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां से आप इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा से अपन में रिवीजन कर सकते हैं। यही एक सबसे बेस्ट वे होता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। जितना फास्ट आप कर सकते हैं अब कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं बचा है। आपके ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम तो आ ही गए हैं, नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम हैं। तो सभी साथी जितने भी हैं और जो RRB NTPC वाले हैं उनके पास थोड़ा सा टाइम है तो वो लोग अभी देखते जाएं और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।